अब ये जो टॉपिक है अपना कौन सा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, कंपलसरी टॉपिक है, इसको और वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये टॉपिक आपको कंपलसरी ये टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको फाइनल अकाउंट आता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जिसको समझ में आया है, सारी एडजस्टमेंट पता है, उसके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आपको 25 मिनट आधा घंटा अगर लगता होगा, ठीक है, 25 मिनट टू 30 मिनट्स अगर आपको लगता है फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ये जो यूनिट है, ये जो टॉपिक है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये प्रॉब्लम टैली कर सकते हो। क्यों? फाइनल अकाउंट के अंदर हमने कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। देन कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, और कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के बाद बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना, बैलेंस शीट के दोनों साइड की टोटल करना। मतलब उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, अकाउंट क्लोज करने को टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कितने अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को प्रिपेयर नहीं करना। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैसे से प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट कैसे से प्रिपेयर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इसमें जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। आ रहा समझ में, समझा क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट दिए, उसमें से अपने को प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ में आया? तो सिंपल टॉपिक है, इतना है, थोड़ा लॉजिकल है, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं टॉपिक, स्टार्टिंग से पूरा कंसेप्ट समझेंगे क्या है कैसे है, और फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब कल लोग जो नहीं आए थे क्लास में, उसके लिए अपन थोड़ा सा एक बार ऑफिस रिपीट कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सबको क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक है अपना नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। प्रॉफिट कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो प्रॉफिट कंसर्न है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। किसको? मेंबर्स को, सोसाइटी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, या मिनिमम चार्जेस के अंदर अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इसमें समझते हम लोग, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के, नंबर एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, पहला कौन सा? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेकंड है वो नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे दो टाइप, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट, दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, for example buying and selling of goods and services. Organization like sole trading concern, partnership firm, ठीक है। Final account which consists of trading account, profit and loss accounts and balance sheet are prepared. Base of final account is trial balance. अब ये जो ट्रेडिंग कंसर्न है, ये ट्रेडिंग कंसर्न का मेन मोटिव क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये हो गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट। ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर हम एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, जैसे सोल ट्रेडर्स हो गया, प्रोप्राइटरी कंसर्न, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये हो गए सारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
अब इनका जब भी अपन अकाउंट फाइनलाइज करेंगे तो इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। काय पे से? ट्रायल बैलेंस पे से। ठीक है। और ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम is to give services to its member or to society at large। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर। मतलब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करना या फिर सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए कभी भी फॉर्म नहीं किए जाते। ठीक है, मतलब इनका एस्टैब्लिशमेंट कभी भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होगा। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब गुड्स बाय करना, सेल करना, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करना, ऐसे एक्टिविटी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये इनकी एक्टिविटी है ही नहीं। दे डू नॉट कैरी, ये हो गया। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनियन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस, रिलीजियस कंसर्न्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। समझ रहा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये फॉर्म नहीं किए। ये काय के लिए फॉर्म किया है? मेंबर्स को, सोसाइटी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसके अगर एग्जांपल देखेंगे, हॉस्पिटल, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अगर छोड़ दिया, कोई एनजीओ है, उन्होंने अगर हॉस्पिटल स्टार्ट किया है तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ट्रस्ट हो गए, सोशल वेलफेयर हो गए, तो ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दे मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन डिफरेंट वे। वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अब अलग तरीका क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, जैसे अपन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्टिंग है वो थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये डिफरेंस है। एट देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। मतलब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सिमिलरली they do not prepare trial balance but they prepare receipt and payment account। समझ में आ गया? मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट टू नो नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, इसके फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम दो ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब मीनिंग क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न which are not started to earn profit but to give qualitative services to its members and society at a minimum charges। एट अ मिनिमम चार्जेस मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब ऐसी कंसर्न जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए स्टार्ट नहीं की गई है, जो स्टार्ट की गई है के लिए मेंबर्स को, सोसाइटी को मिनिमम चार्जेस के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। देयर मेन ऑब्जेक्ट is to provide social services and promote art, culture, sports, education, etc. The nature of these concern are different from profit organization।
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, donations, etc. given by the members or non-members and grant subsidies or concessions received from the government. ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका इनकम सोर्स क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम सोर्स क्या है? मेन इनकम सोर्स है इनका सब्सक्रिप्शन लेना, बराबर। वैसे ही एडमिशन फी हो गया, डोनेशन हो गया, फिर चाहे वो मेंबर हो या फिर नॉन मेंबर हो, ठीक है, मेंबर या नॉन मेंबर, इनसे इनकम कलेक्ट करना और वो खर्चा करना, ये फर्म का क्या हो गया? मेन वर्क हो गया, मेन काम हो गया, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के फीचर्स क्या है? नंबर 1, पहला फीचर से द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे क्या दिया है? पहला फीचर्स क्या है? वही सेम, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंसर्न इज प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। नंबर 2, दीज कंसर्न आर फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटी एंड हेल्थ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्रमोशन करना, काय को? आर्ट्स को, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स हो गया, चैरिटी हो गया, हेल्थ हो गया, इसका अवेयरनेस बढ़ाना, ये काम इनका है। द मेंबर ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गेट द डिविडेंड, इट इज प्रोहिबिटेड। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जो भी मेंबर्स होंगे उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रॉफिट कंसर्न थोड़ी है, प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी फॉर्म की गई है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है मतलब प्रॉफिट अर्न है ही नहीं, तो मेंबर्स को डिविडेंड कहां से मिलेगा? तो जितने भी मेंबर्स होंगे, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन by the elected representative of members, it is governed by elected members। मतलब क्या कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? इसको चलाने वाला तो कोई चाहिए, क्योंकि सारे मेंबर्स तो काम नहीं कर सकते। तो जितने भी सोसाइटी के मेंबर होंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे, सारे मेंबर्स मिलके इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो भी मेंबर सिलेक्ट होगा वो ये मैनेजमेंट देखेगा, उसके थ्रू पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। These concern prepare receipt and payment accounts, income expenditure accounts and balance sheet। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। नंबर 6, कैपिटल फंड इज क्रिएटेड बाय सच कंसर्न। Capital fund is created by such concern. It is made up of entrance fees, surplus, legacies and donations specially received for capital fund। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा? तो जो डोनेशन मिलेगा या जो एंट्रांस फी होगा या हर साल जो भी सरप्लस अमाउंट होंगी उससे इनका कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां पे डिफरेंस दिया है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का डिफरेंस दिया है। अब पहला डिफरेंस दिया है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, अब वही बार बार रिपीट होगा। ये सारे कंसेप्ट अपन ने ऊपर देख लिए, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट में रिपीट कर लेंगे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहला डिफरेंस क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न प्रॉफिट। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज प्रिपेयर, मतलब ट्रायल बैलेंस की जगह क्या प्रिपेयर होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। अकाउंटिंग स्टेटमेंट
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फाइनल अकाउंटिंग में हम कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहां प्रिपेयर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेट रिजल्ट, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके जो डिफरेंस होगा उसको नाम क्या देंगे? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट होगा वो एक तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो जो डिफरेंस होगा उसको नाम देंगे हम सरप्लस। और अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा उसको नाम देंगे डेफिसिट। समझ रहा हूं? ओनर्स फंड और कैपिटल फंड, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर्स फंड इंक्लूड ओनर्स इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ओनर ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उससे कैपिटल इंक्रीज होगा, या बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उससे कैपिटल इंक्रीज होगा। बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर कैपिटल फंड कैसे क्रिएट होगा? कैपिटल फंड रिप्रेजेंट accumulated amount of surplus, subscriptions, donations and surplus as shown by the income and expenditure accounts। मतलब एक तो सब्सक्रिप्शन होगा, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज होंगी, या फिर डोनेशन सरप्लस हो सकता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उससे इनका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो अब यहां से अपन आगे समझ लेते हैं। नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत क्या है? उसकी नीड क्या है? तो यहां पे क्या दिया है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब गुड्स परचेस करना, सेल्स करना, ऐसे एक्टिविटी में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये एक्टिव नहीं है, ये इनका काम नहीं है। मोस्टली दे डील विथ पब्लिक मनी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काय पे चलेगा? पब्लिक मनी पे। पब्लिक से जो पैसा आएगा वही इनका इनकम है, उसमें से ही इनको खर्चा करना है। These concern collect money such as subscription, donation, grant, entrance fee। पब्लिक से, मेंबर से सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना, डोनेशन लेना, गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट होंगी वो लेना है, एंट्रांस फी वगैरह, तो इनका इनकम सोर्स हो गया फ्रॉम पब्लिक। दीज कंसर्न आर आंसरेबल टू द सोसाइटी। देखो क्या दिया है, दीज कंसर्न आर आंसरेबल टू द सोसाइटी फॉर सच मनी कलेक्टेड एंड स्पेंट। तो पब्लिक से जो भी पैसा लिया है, पब्लिक से जो भी पैसा लिया है उसका सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं, ये पब्लिक को आंसर देना पड़ेगा। उसके लिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। पब्लिक ने कल उठ के अगर पूछा कि मैंने जो डोनेशन दिया था उसका क्या हुआ, तो उसको आंसर देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हेंस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन। इसलिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होना जरूरी है। फॉलोइंग आर द रीजन फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों जरूरी है, उसके कुछ रीजन। पहला रीजन क्या है? टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी और मनीज वर्थ, कि पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी फाइनेंशियल डीलिंग होगा उसको सही तरीके से कंट्रोल करना, उसको अच्छे से कंट्रोल करते आना चाहिए। इसके लिए इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। नंबर 2, टू नो द सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि इनकम के सोर्स क्या है और एक्सपेंस हो रहा तो एक्सपेंस काय के लिए हो रहा, यूज ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, मतलब जो पैसा है वो पैसे का यूज काय के लिए हो रहा। ठीक है, देन टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू देम,
not for profit concern registered as a charitable trust under Mumbai Public Trust Act and a cooperative society registered under the Cooperative Society Act has to comply with the provision of this act regarding budget, audit of accounts, registered to be maintained. मतलब जो भी सोसाइटीज है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड है, काय के थ्रू? एक तो मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के थ्रू या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके थ्रू रजिस्टर्ड है। तो इनको कंपलसरी है, रूल है ऐसा कि इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, उसका ऑडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। नंबर 4, टू नो सरप्लस डेफिसिट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, मतलब पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ये वर्ड अगर यूज किया तो फिर क्या हो गया? प्रॉफिट कंसर्न हो गया, बराबर। तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साल के अंदर सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, ये समझने के लिए सरप्लस और डेफिसिट क्या है ये समझने के लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। नंबर 5, टू नो द नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डे। नेट वर्थ मतलब क्या? बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के पर्टिकुलर डेट पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास में कितना नेट वर्थ है वो समझने के लिए इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। और लास्ट में दिया है टू अवॉइड माल प्रैक्टिस एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड एसेट्स। अब माल प्रैक्टिस का मतलब क्या? गलत, कि पैसे का गलत तरीके से यूज तो नहीं हो रहा है या मिस यूज तो नहीं हो रहा है, ये समझने के लिए भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा उसके अंदर कौन से रिपोर्ट बनेंगे? पहला रिपोर्ट बनेगा उसके अंदर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। कौन सा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नंबर 3 बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी एक एक अकाउंट अच्छी तरह से समझ लेंगे। जिसको ये अकाउंट समझेंगे उसी को प्रॉब्लम सॉल्व करते आएगा। अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे फाइनल अकाउंट हमने समझ लिया, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया ट्रायल बैलेंस पे से, तो ट्रायल बैलेंस जिसको समझ में आया वही फाइनल अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अकाउंट दिए वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो ट्रायल बैलेंस के अकाउंट सही जगह अगर पोस्ट हुए तो फाइनल अकाउंट सही प्रिपेयर होगा। वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जैसे ट्रायल बैलेंस वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छे से समझ लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या? अ डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी डीलिंग्स होगा, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे रिकॉर्ड होंगे कैश बुक के अंदर। देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड द कैश बुक एंड लेजर अकाउंट आर बैलेंस एंड फ्रॉम दिस बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर। बहुत सिंपल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होगा? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करके कहां पोस्ट करेंगे अपन उसको? लेजर अकाउंट्स के अंदर। कैश बुक और लेजर अकाउंट क्लोज होंगे एंड ऑफ द ईयर, और कैश बुक लेजर अकाउंट क्लोज करके जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पे से प्रिपेयर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। समझ में आ गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑल ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में, कैश बुक से ट्रांसफर होंगे लेजर अकाउंट्स में, कैश बुक और लेजर अकाउंट क्लोज होगा, बैलेंस फाइंड आउट होगा, वो सारे बैलेंस ट्रांसफर होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में। ठीक है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, हम लोग कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट मतलब ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया ना, ठीक है, तो वो रियल अकाउंट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश अकाउंट्स, और अगर कैश अकाउंट है तो उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन दिए होंगे वो सारे क्या होंगे? कैश ट्रांजैक्शन होंगे। अगर रिसिप्ट साइड दिया है इसका मतलब कैश कम्स इन, अगर पेमेंट साइड दिया है तो मतलब कैश गोज आउट। मतलब पहले एक कंसेप्ट तो क्लियर कर लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मींस कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है तो उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब कैश रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एक समरी, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। ऑल रिसिप्ट आर डेबिट साइड, ऑल रिसिप्ट आर डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट आर क्रेडिट साइड। अभी समझो अपन ने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया, कैश अकाउंट प्रिपेयर किया तो कैश अकाउंट इज अ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी कैश अपने बिजनेस में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड, मतलब कैश कम्स इन। और क्रेडिट साइड में कैश गोज आउट। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दो, इसको हम बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। क्या चेंज हुआ? सेम, सिर्फ टाइटल चेंज हुआ ना। कैश अकाउंट की जगह नाम क्या दिया हमने? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। तो रिसिप्ट मतलब कैश कम्स इन और ये पेमेंट साइड मतलब कैश गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो स्टार्ट है वो होगा ओपनिंग बैलेंस से, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज होगा क्लोजिंग बैलेंस से। ठीक है, वो भी दिया होगा इसके अंदर, आगे देखो। Receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction for a particular period. All receipts are shown on the debit side and all payments are on credit side. जितना भी रिसिप्ट है वो कहां दिखेगा? डेबिट साइड में, और जितना भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में। This account start with cash. This account start with opening cash and bank balance. Different bank and close with cash and bank balance at the end of the year. समझ में आया? अब मेरे को बोलो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैश ये क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। मतलब अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्रिएट करते, बनाते, तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे? कैश अकाउंट्स का डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चाहे वो कैश इन हैंड हो या कैश आउट बैंक हो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और कैश इन हैंड कैश आउट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया? अब रिसिप्ट साइड मतलब क्या वो समझ लो। ऑल रिसिप्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिट to the receipt and payment accounts irrespective of the year for which they are received and irrespective of their nature, revenue or capital. Such receipt may be related to the previous year or current year or next year. All receipts debited to the accounts. सब में इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर जो भी रिसिप्ट होगा पर्टिकुलर पीरियड्स के अंदर, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, अगर रिसिप्ट है तो रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की डेबिट साइड। बस यही प्रॉब्लम है टॉपिक के अंदर कि आपको समझना है
कि जो रिसिप्ट है वो प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का है या फिर नेक्स्ट ईयर का है। अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो मतलब प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम था जो इस साल मिला, तो इनकम इस साल की क्या? नहीं, वो तो लास्ट ईयर की इनकम थी ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट में वो रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ रहा? हाँ, करंट ईयर का रिसिप्ट है वो रिकॉर्ड होगा, और नेक्स्ट ईयर इनकम मतलब एडवांस इनकम अगर मिला है तो भी रिसिप्ट साइड में आएगा। तो रिसिप्ट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, चाहे वो प्रीवियस ईयर का इनकम हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, वो सब लिखे जाएगा कहां पे? रिसिप्ट साइड में। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिसिप्ट, ये जो इनकम है ये लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का है, क्या नेक्स्ट ईयर का है। समझ रहा? वैसे ही पेमेंट साइड है, ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। जितना भी एक साल के अंदर पेमेंट होगा वो सारा रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, irrespective of period to which is related and irrespective of their nature and revenue और कैपिटल। मतलब वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का है, क्या नेक्स्ट ईयर का है, इससे कुछ लेना देना नहीं। एक साल के अंदर पेमेंट हुआ उसकी एंट्री होगी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट्स के पेमेंट साइड। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड। अगर कोई न्यू एसेट्स परचेज किए तो पेमेंट होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के पेमेंट साइड। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों भी रिकॉर्ड होंगे, और वो चाहे लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, अगर पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री होंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के पेमेंट साइड। समझ रहा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मींस जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट्स, स्टार्टेड विथ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोज विथ क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है? ऑल कैश कम्स इन मींस ऑल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स क्रेडिट साइड। ठीक है? ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एग्जांपल दिया है यहां पर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट साइड दिया है, ऑल रिसिप्ट, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो। अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पता है आप लोगों को? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पता है। अगर एसेट्स, फिक्स एसेट बेच के अगर कोई पैसा आया अपने पास तो वो क्या हुआ? कैपिटल रिसिप्ट। या फिर कमीशन मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों भी रिसिप्ट के अंदर आए। वैसे ही पेमेंट साइड में ऑल पेमेंट्स, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो। रेवेन्यू पेमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। एसेट्स परचेस, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर। तो चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का। मतलब तीनों साल का इसके अंदर पेमेंट आ जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगा, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये जाने दो। हाँ, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट में क्या दिया है यहां पर? कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या? ऑल सच रिसिप्ट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, all such receipts are non-recurring in nature and not forming a part of regular flow of income of a concern are known as capital receipt। मतलब क्या? all such receipts are non-recurring in nature, recurring and non-recurring। recurring का मतलब क्या? repeated in nature, repeated in nature मतलब ऐसा इनकम जो बार बार रिपीट होगा, वो हो गया आपका रेवेन्यू। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या? नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या? जो बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे हमने कोई एसेट बेची, एसेट सोल्ड, अब बार बार एसेट सोल्ड होंगी क्या? नहीं, तो एसेट बेच के जो पैसा आया वो हुआ कैपिटल रिसिप्ट, बराबर। लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड,
अगर डिसाइड किया है कि हर मेंबर ने 100 रुपए महीना जमा करना, हर मेंबर ने 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन जमा करना है, तो क्या होगा, हर महीने 100 रुपए आएंगे ना हर मेंबर से, तो ये क्या हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। आ रहा समझ में? तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या, कैपिटल रिसिप्ट मींस नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब ये रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। स्पेसिफिक डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, लाइब्रेरी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल्स प्रोसीड्स of fixed assets, capital receipt are either added to capital fund or separately shown on the liability side of the balance sheet। देखो कुछ समझ रहा क्या? अब रिसिप्ट साइड है ना, रिसिप्ट मतलब पैसा अपने पास आया, अपने पास मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के पास में पैसा आया, उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। अब जो पैसा आया वो दो टाइप का होगा, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या फिर कैपिटल रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो रेगुलर इनकम है, जो रिकरिंग इन नेचर है, वो हो गया रेवेन्यू। और कैपिटल का मतलब जो नॉट रिकरिंग इन नेचर है, जो बार बार रिपीट नहीं होगा, जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है, वो हो गया कैपिटल। समझ रहा? जैसे बिल्डिंग फंड, अब बार बार बिल्डिंग फंड आएगा क्या अपने पास? नहीं, तो बिल्डिंग फंड ये इनकम है क्या? नहीं, ये हो गए अपनी लायबिलिटीज। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, एक बार अगर किसी मेंबर ने फीस दे दी लाइफ मेंबरशिप फीस, तो परमानेंट मेंबर हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस पेड करने के बाद वो लाइफ टाइम मेंबर हो गया ना सोसाइटी का, तो उससे जो फीस मिली वो रेगुलर मिलने वाली क्या? नहीं, उसने एक बार लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी, वो आ गई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के पास, तो वो जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ। आप लोग इतना ही समझो, जो रेगुलर इनकम है, जो रेगुलर पैसा आएगा वो रेवेन्यू, और जो रेगुलर नहीं आएगा वो कैपिटल। ठीक है। जैसे एसेट बेच के पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट है, वो इनकम में आएगा क्या? नहीं, बराबर ऐसा। वैसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट, अब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या? ऑल सच रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर and not represent regular flow of income and represent regular flow of income of concern are known as a revenue receipt। क्या दिया है? all such receipt which are recurring in nature। recurring का मतलब समझ में आ गया ना? recurring का मतलब repeated in nature, जो इनकम, जो पैसा बार बार रिपीट अपने पास आएगा, आते रहेगा, वो हो गया रेवेन्यू। और जो कभी कभार एक आध बार आ गया वो हो गया कैपिटल। जो रिकरिंग वो रेवेन्यू, जो नॉन रिकरिंग वो कैपिटल। नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसिप्ट ये इनकम का, इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट्स नहीं है, और रेवेन्यू रिसिप्ट ये इनकम का पार्ट है। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन, रेंट, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये ध्यान में रखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स दो टाइप का रिसिप्ट है, रेवेन्यू और कैपिटल। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां रिकॉर्ड होगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में, करेक्ट। और अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो कहां रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में। ये मत भूलना, रिसिप्ट दो टाइप के, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कहां रिकॉर्ड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि वो रेगुलर सोर्स है। और कैपिटल रिसिप्ट कहां रिकॉर्ड करना है? बैलेंस शीट के अंदर। ऑल रिसिप्ट आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसिप्ट एंड कंसिडर्ड इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है। अब वैसे ही पेमेंट दिया है, जैसे रिसिप्ट साइड हो गया वैसे ही पेमेंट साइड। अब पेमेंट में क्या दिया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? कि जैसे कोई परचेस ऑफ लैंड, कोई जमीन परचेस किया हमने, या फर्नीचर परचेस किया, मशीनरी परचेस किया, बराबर, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स परचेस करने के लिए जो भी पैसा खर्चा होगा वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रेगुलर इनकम है, मतलब सैलरी पेड, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ठीक है, ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां लिखेंगे?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखा जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स दिया है, देखो यहां पर इन द बुक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 समथिंग, जो भी हो। रिसिप्ट साइड, अब आपको आइडेंटिफाई करना ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये समझ में आ जाएगा अभी आपको, ठीक है। चलो रिसिप्ट साइड, एक तो यहां कैपिटल रिसिप्ट भी होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगा, ठीक है। तो आपको पहचानना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होगी? कभी भी ओपनिंग बैलेंस से। अब ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड में दिया है तो एसेट से, और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया है तो लायबिलिटी से। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में तो ये एसेट्स हो गई, ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में तो ये लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। समझ रहा ना? यही समझना, ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग कैसे होगा? ओपनिंग बैलेंस से। अगर ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड में दिया है तो एसेट से, करेक्ट है, क्योंकि कैश अकाउंट है ना, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब वो लोन हो जाएगा, मतलब ये लायबिलिटीज हो गई। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, पेमेंट साइड में होगा तो लायबिलिटीज, लोन, और अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा तो एसेट्स। अब यहां दिया है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट है ना, यहां दिया है सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन मिला है। अब ये जो सब्सक्रिप्शन मिला मेंबर्स लोगों से, अब मेरे को बताओ ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? बराबर, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां रिकॉर्ड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा? फिर बाद में दिया है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। एंट्रांस फी, अब ये जो एंट्रांस फी है ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। एंट्रांस फी, जब भी कोई मेंबर्स एंट्रांस करेगा, एंट्री करेगा, तब उसको फीस देना है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। उसके बाद एडमिशन फीस, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्यों कैपिटल रिसिप्ट? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी मेंबर लाइफ में एक ही बार देगा, एक ही बार देगा ना, वो बार बार ये फीस मिलने वाली क्या मेंबर से? नहीं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ये कहां लिखेंगे हम? बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। लीगसीज, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स वगैरह जो मिलती, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। डोनेशन, अगर जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन डोनेशन अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक जैसे बिल्डिंग फंड मिला है तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। जनरल रिसिप्ट है, जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट, बट किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर डोनेशन मिला होगा, जैसे बिल्डिंग फंड मिला है, तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। जैसे यहां दिया है देखो, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, तो ये क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिला है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके रखा है, डिविडेंड मिलते ही रहना है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि एक बार आपने अगर मटेरियल बेच दिया तो एक बार मटेरियल बेचने के बाद जो पैसा आया वो आ गया, बार बार वो मटेरियल बेचते आएगा पॉसिबल है नहीं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, क्योंकि न्यूज़पेपर बेचा है ना अपन ने, स्क्रैप बेचा है ना, हर महीने न्यूज़पेपर की स्क्रैप अपने पास जमा हो जाएगा, बेचते बैठेंगे, हर महीने इनकम चालू रहेगा। मिसलिनियस रिसिप्ट हो गया, टूर्नामेंट रिसिप्ट हो गया, क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कलेक्शन ऑफ फाइन, लॉकर रेंट, एग्जाम फीस, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ये सब लिखेंगे हम रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में। वैसे ही पेमेंट साइड, अब पेमेंट साइड में सैलरी, सैलरी ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
उसके बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहां लिखेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंस, बैंकिंग चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, ये सब रेवेन्यू। एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन रेवेन्यू। फिक्स डिपॉजिट कैपिटल पेमेंट हो गया, ये कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। परचेस ऑफ फिक्स एसेट, परचेस ऑफ फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। न्यूज़पेपर रेवेन्यू, ऑफिस एक्सपेंस रेवेन्यू एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब तक आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं समझेगा तब तक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करता आएगा। तो समझ में आ गया यहां तक? ठीक है।